हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर, जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर। तो बच्चों आज हम आप लोगों को बता दें, इससे पहले हमने कई पार्ट आप लोगों के पास भेजा था। तो कई पार्टों में कार्यपालिका ने उठाया था। कार्यपालिका में जो पिछला हमारा जो हमने पार्ट भेजा था संविधान का, वो अनुच्छेद 72 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा 74 से 78 पे चर्चा होनी है। तो आज हम लोग इसी पे शुरू करते हैं। तो आज हमारा शुरू होना मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। अच्छा चैप्टर है। तो चलिए पहले हम लोग उठाते हैं। तो अनुच्छेद शुरू करने से पहले हम आप लोगों के सामने ज़रा सा चर्चा करने चाहेंगे कि मंत्री के बारे में, कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला माना जाता है कैबिनेट मंत्री। तो पहला माना था कैबिनेट आ गए। दूसरा आ गया हमारा राज्य मंत्री आ गए। स्वतंत्र प्रभार आ गया, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री हो गए बच्चों। अब हमें थोड़ा सा एक जो बताना चाहेंगे हम आप लोगों को। 2 प्रश्न आप लोगों ने सुना होगा। पहला हमारा आता है मंत्रिमंडल, और दूसरा हमारा आता है बच्चों मंत्रिपरिषद। दूसरा हमारा आ जाता है मंत्रिपरिषद। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर क्या बेटा? मंत्रिमंडल जो है कैबिनेट और मुखिया से मिलकर बनता है। केंद्र में है तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट से मिलकर के हमारा मंत्रिमंडल बनता है। और मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में ओनली एक जगह हुआ है, वह है अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या भारत के उस राज्य क्षेत्र में, जिस राज्य क्षेत्र में 352 लागू किया गया है, माने लागू कर सकता है जहाँ पर स्थिति खराब है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोग से लागू करता है भारत का राष्ट्रपति। तो के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, अनुच्छेद 352 में हुआ बच्चों। अब हम आते हैं मंत्रिपरिषद शब्द। तो मंत्रिपरिषद में सभी शामिल होते हैं, मुखिया भी शामिल होता है, कैबिनेट भी शामिल होता है, राज्य भी शामिल होता है, और स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी शामिल होता है मंत्रिपरिषद में। तो ये तो हमने डिफरेंस बता दिया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या। अब हम बच्चों आ जाते हैं कि कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत मंत्री बनाया जा सकता है। तो देखिए, जब हमारे देश का संविधान बना तब ये रूल भारतीय संविधान में नहीं था। जब संविधान का 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया, तो एक नियम पास किया गया 91 संशोधन 2003। एक नियम पास किया गया कि कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है, इससे अधिक मंत्री नहीं बनाया जा सकता। जब भारत के प्रधानमंत्री अटल जी थे तो इन्होंने इस नियम को पास करवाया था। ठीक है भाई। तो ये हमारा 91 संशोधन 2003 के तहत कितना प्रतिशत रखा गया है? तो 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है, इससे अधिक मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो ये हमारा 15% जाएगा, 91 संशोधन 2003 जाएगा। अगले प्रश्न में बच्चों में आ जाते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद पर। तो अनुच्छेद 74 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति के सहयोग और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। अब हम यहीं पे आ जाते हैं अनुच्छेद 74 ये। तो अनुच्छेद 74 ए में हम आ जाते हैं बच्चों। देखिए अनुच्छेद 74 ए
ये तो हो गया 74। अगर हम 74A की बात करते हैं, 74A, तो अनुच्छेद 74A क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार कार्य करेगा, अर्थात स्वयं कोई निर्णय नहीं लेगा। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 74A में लिखा है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति बाध्य कर दिया गया कि वो स्वयं कोई निर्णय नहीं लेगा, उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार कार्य करना। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 71A में वर्णित। अब हम आ जाते हैं अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में क्या है भाई कि हाँ, एक की और भाई भूल गया, थोड़ा इसको चर्चा कर लेते हैं कि मंत्रिपरिषद। अब यहाँ प्रश्न आता है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा, अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं बच्चों, तो अनुच्छेद 75 खंड ए में लिखा है, खंड ए में लिखा है कि सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिमंडल। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अनुच्छेद 75। कहता है अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध दिया गया। कहता प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है बच्चों, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो कभी कभी प्रश्न हमारा आता है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ किसे दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ किसे दिलाता है बच्चों? तो मैं आपको बता दें कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया मंत्रिमंडल। यानी 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। 76 में बच्चों हम आ जाते हैं भारत का महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी को और किस नाम से जाना जाता है भाई? भारत सरकार। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कहा जाता है, कानूनी सलाहकार कहा जाता है बच्चों, सलाहकार कहा जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है। कितने वर्षों के लिए करता है? तो 5 वर्षों के लिए करता है भारत का राष्ट्रपति, 5 वर्षों के लिए करता है। ठीक, तो भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए करता है, किंतु 5 वर्ष से पूर्व 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी होता है, कानूनी सलाहकार होता है, ये राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये पद पर बने रहेंगे, और राष्ट्रपति के हटने के बाद जब राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये होगा अनुच्छेद 76 में। अब कहता है इनकी योग्यता क्या है भाई? इनकी योग्यता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता होती है वो इनकी योग्यता। कहता भारत की किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या राष्ट्रपति के विचारानुसार विधि का ज्ञाता हो, ठीक है, या 10 वर्ष का अधिवक्ता हो, तो इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति इस पद पे करता है। ठीक है, और इन्हें अधिकार दिया गया, क्या अधिकार दिया गया है कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के निर्णय में या अपना विचार दे सकता है। ठीक है, विचार देगा लेकिन निर्णय नहीं देगा, क्योंकि सलाहकार होता है। ठीक है भाई, तो विचार दे सकता है और सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक, यानी भारत की संसद की बैठक जब बोली जाती है तो वहाँ ये बैठक में भाग ले सकता है, किंतु अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये हो गया बच्चों महान्यायवादी। इसके बाद हम आ जाते हैं 76 भारत सरकार के कार्य का संचालन, यानी समस्त कार्यपालिका का विस्तार बच्चों किसके द्वारा माना जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति
की जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का दायित्व है। कहा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात करेगा और देश की स्थितियों के बारे में उन्हें अवगत कराएगा। तो ये हो गया प्रधानमंत्री का दायित्व हो गया। आइए भाई, तो यही हमारा समाप्त हुआ। आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं, आज क्लास में ही समाप्त करते हैं। अगर बच्चों हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, लेकिन बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। जब तक आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक हमारा मैसेज, हमारे मैटर आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए कि सब्सक्राइबर के साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में लेके आते हैं विधायिका यानी व्यवस्थापिका, संसद लेके हम आते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।